बाप रे बाप, बर्गर में इतनी मिर्च! लगता है तुम दोनों ने ठान लिया है तुम मेरी जान लेकर रहोगी। दीपा की बात सुनकर दोनों बहनें आस्था और आंचल जोर जोर से हंसने लगी। आस्था और आंचल एक बहुत छोटे गांव से आई थीं। दोनों बहनें पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थीं, लेकिन उनके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन्हें दूर शहर में पढ़ा सके। तब उनकी स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें स्कॉलरशिप दिलाई और दोनों बहनें शहर में पढ़ने के लिए आ गईं। यहाँ आकर भी दोनों बहनें कॉलेज के बाद छोटे मोटे काम करती थीं ताकि उनके माँ बाप पर ज्यादा बोझ न पड़े। वो दीपा के साथ एक छोटे से कमरे में रहती थीं, जहाँ वो अपना खाना पीना खुद बनाती थीं। ये लो भाई, खाने में अगर चटपटापन ना हो तो खाने का मजा ही क्या है। कसम से दीपा, तुम कितनी एहसान फरामोश हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा बर्गर खाने का मन है। हफ्ते भर में जो भी पैसे जोड़े बहुत कम थे, वो सारे आज बर्गर बनाने में चले गए और तुम्हें मजा भी नहीं आया। छोड़ो, मैं किसी और को खिला देती हूँ। तभी दीपा उसके हाथ से प्लेट छीन लेती है। अरे तुम दोनों मजाक भी नहीं समझती हो क्या? सचमुच में बर्गर बहुत ही अच्छे बने हैं। हाँ, थोड़े चटपटे हैं पर मजा आ गया। फिर तीनों ने वो बर्गर खत्म किया। शहर की महंगाई को देखकर कभी कभी आस्था और आंचल दोनों मिलकर अपने कमरे में ही कुछ न कुछ बना लेती थीं और दीपा हमेशा उनका साथ देती थी। देखते ही देखते उनकी पढ़ाई के 3 साल पूरे होने को आए थे। उनके माता पिता बीच बीच में कभी उनसे मिलने के लिए आ जाते थे, पर इस बार उनकी माँ वहां पर आईं। मैं जानती हूँ तुम दोनों पढ़ाई के अलावा छोटे मोटे काम करके पैसे कमाती हो ताकि हम पर बोझ न पड़े, लेकिन बेटा इस बारी तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। तुम्हारे बाबा की तबीयत संभल नहीं रही है, वो काम पर भी नहीं जा पाते। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी हम दोनों कोई खर्च नहीं करती हैं। थोड़ा बहुत पैसे हम भी कमा ही लेते हैं। तुम बाबा से कहना कि अपनी सेहत का ध्यान रखें और बिल्कुल भी चिंता ना करें। हाँ माँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम लोग कुछ न कुछ यहाँ पर देख लेंगे। तुमने इतना पढ़ा लिखा दिया है, ये क्या कम है? अब बस हमारी बारी है। उनकी माँ उन्हें गले लगाती है और फिर वो शाम की गाड़ी पकड़कर वापस गांव आ जाती हैं। रात को दोनों बहनें सर से सर मिलाकर बैठी हुई थीं। नौकरी करने का तो टाइम नहीं है, पेपर भी शुरू होने वाले हैं। साल भर की सारी मेहनत जाया चली जाएगी। देखो, मैं इतनी सारी लड़कियों का होमवर्क करती हूँ, उसी के बदले ही मैं उनसे पैसे लेती हूँ। अभी सब लोग अपने प्रोजेक्ट्स बनाने में लग जाएंगी, कुछ मुझसे भी काम कराएंगी, तो मैं थोड़ी और मेहनत कर लूंगी। तुम दोनों बहनें पागल हो गई हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इन सब बातों पर नहीं। तुम दोनों कितनी इंटेलिजेंट हो। इस तरह लास्ट टाइम पर इतने लोगों का होमवर्क और प्रोजेक्ट्स बनाओगी तो अपनी पढ़ाई कब करोगी? तू नहीं समझेगी दीपा, तेरे घर से पैसे आते हैं ना, इसलिए तू आराम से पढ़ाई कर सकती है, लेकिन हमें तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। देखो, जिस तरह स्कूल टाइम के सारे दोस्त अब मिलते नहीं हैं, उसी तरह न जाने फिर तुम लोगों से कभी मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मैं तुम लोगों से एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। बुरा मानने की बात होगी तो मैं जरूर बुरा मान जाऊंगी। वैसे तुम अपनी बात कहो, क्या बात है? तुम दोनों इतना अच्छा खाना बना लेती हो और बर्गर तो तुम्हारा कमाल का होता है। माना कि चटपटा होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। थोड़ी बहुत मदद मैं भी तुम्हारी कर सकती हूँ। अगर तुम दोनों बहनें कॉलेज के साथ साथ अपनी बर्गर की दुकान खोलो तो कैसा रहेगा? देखो, उसमें अच्छी कमाई भी है। दीपा की बात सुनकर दोनों बहनें दीपा की तरफ देखने लगीं। अरे तुम दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? अगर आइडिया पसंद नहीं आया तो ठीक है, इसे कैंसिल कर देते हैं। माना कि हम दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, लेकिन व्यापार में तो तुम्हारा ही दिमाग चलता है ना। क्या बात बोली है। हाँ, हम बर्गर बनाएंगी। तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर और भी लड़कियों को हमारा बर्गर बहुत पसंद आता है। फिर तो ठीक है, हम लोग यही काम करेंगे। तभी दोनों बहनें कॉपी और पेन लेकर बैठ जाती हैं और हिसाब किताब करने लगती हैं कि बर्गर और आलू वगैरह सब कितने में आ जाएगा। क्या तुम लोग कॉलेज के बाहर ये सब करने की सोच रही हो? मैंने सोच लिया है कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद हम लोग जल्दी से अपना होमवर्क और प्रोजेक्ट खत्म किया करेंगे और शाम के टाइम बर्गर बनाकर बेचा करेंगे। शुरू में हम लोग बर्गर यहीं से बनाकर ले जाएंगे और उनको ऐसे ही सर्व करेंगी। और मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगी। बहुत सारी सहेलियां हैं मेरी, मैं उनसे कहूंगी कि वो तुमसे बर्गर खरीदे और वो अपनी सहेलियों से कहे कि तुमसे ही बर्गर खरीदे। सोचने और समझने में जो बात इतनी आसान लग रही थी, वो दरअसल इतनी आसान थी नहीं। आस्था और आंचल ने थोड़े पैसे अपने पास रखे हुए थे, लेकिन वो इतने भी नहीं थे कि उससे कोई व्यापार शुरू कर सके। अब दीपा ने उन्हें 1000 रुपए दिए। ये 1000 रुपए लो, और ज्यादा चाहिए तो मैं अपनी मम्मी से 1000 रुपए और मांग सकती हूँ।
लेकिन मुझे लगता है अब जो तुम लोगों ने सोच लिया है उस पर काम करना शुरू कर दो। तुम तो जानती ही हो पढ़ाई के बाद मेरी तो शादी हो जानी है, लेकिन तुम लोगों को तो अभी बहुत आगे जाना है। यार तू कितनी अच्छी है। जैसे ही हमारा काम चल पड़ेगा मैं वादा करती हूँ तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी और तुम्हारी शादी में सबको फ्री में बर्गर खिलाऊंगी। आस्था की बात सुनकर तीनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी और फिर उन्होंने अपने ही कमरे में उस काम को शुरू किया। पहले तो कुछ लड़कियों ने आनाकानी की, लेकिन जब उन्होंने बर्गर खाया तो वो बर्गर की दीवानी हो गई। चटपटा स्पाइसी बर्गर जल्द ही लड़कियों की जबान पर चढ़ गया। धीरे धीरे सभी ने कैंटीन से सामान लेना छोड़ दिया और वो सब उनके कमरे के बाहर बर्गर की मांग करने लगी। इस तरह आस्था और आंचल के पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए। फिर उनके पेपर शुरू हो गए और दोनों बहनें अपने पेपर देने में व्यस्त हो गईं। पेपर खत्म होने के बाद सभी लड़कियां अपने अपने घरों को चली गईं, लेकिन आस्था और आंचल ने तो पहले से ही तय कर लिया था कि वो यहीं पर अपना काम शुरू करेंगी। अब तुम दोनों कहाँ रहोगी? समझ में नहीं आ रहा। कॉलेज का हॉस्टल तो बहुत सस्ता था, हमने अफोर्ड कर लिया, लेकिन बाहर कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने मम्मी से तुम दोनों के बारे में बात की थी। हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, उनका कोई नहीं है, तुम उनके पास किराए पर रह सकती हो। कितना किराया होगा? 1000 रुपए तो कम से कम होगा ही, लेकिन मुझे पक्की उम्मीद है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा, तो तुम 1000 रुपए के 5000 भी दे सकती हो। तुम कितनी अच्छी हो दीपा, हमें अपने ऊपर विश्वास हो या ना हो, लेकिन तुम्हें हम दोनों पर कितना यकीन है। हीरे की परख जौहरी को ही होती है। तीनों हंसने लगती हैं। आस्था और आंचल उस औरत से मिलते हैं और उसके घर में ही रहने लगते हैं। वहीं पर ही सारी तैयारियां शुरू कर देती हैं और फिर गली के नुक्कड़ पर ही वो बर्गर बनाकर बेचने लगती हैं। वहां पर बहुत सारी बर्गर की दुकान थी, लेकिन इतना चटपटा और चटपटी चटनी के साथ बर्गर कोई नहीं देता था। कुछ लोगों ने शुरू में शिकायतें भी की। बाप रे बाप, पूरा मिर्ची का डब्बा उड़ेल दिया क्या बर्गर में? अरे नहीं यार, माना कि बर्गर बहुत चटपटा है, लेकिन ऐसा टेस्ट भी मैंने कभी नहीं खाया। तुम्हें पता है मेरे कानों में से भी धुआं निकल रहा है। भला इतना चटपटा बर्गर भी कोई बनाता है? हम बनाते हैं चटपटा बर्गर, चटोरों के लिए चटपटा बर्गर। आस्था की बात सुनकर दूसरा लड़का हंस देता है। देखिए, हर किसी के खाने की अपनी खूबी होती है और हमारे खाने की यही खूबी है कि हम लोग एक चटपटा बर्गर बनाकर देते हैं। ऐसा स्वाद आपको न पहले कभी मिला होगा और ना ही कभी मिलेगा। ये सिर्फ यही मिलता है, चटोरों का चटपटा बर्गर। और फिर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं कि उन्हें अपनी बर्गर की दुकान के लिए नाम मिल गया है। दोनों बहनों का काम काफी अच्छा चल पड़ा था। वो कुछ पैसे अपने माँ बाप को भी भेजने लगी। मुझे लगता है हमें अपनी एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेनी चाहिए और उसे बहुत सुंदर सजा देना चाहिए। नाम तो यही रखेंगे। ठीक है, वैसे भी दीपा के पैसे हम लोगों ने दे दिए हैं, उसके 1000 रुपए ने तो कमाल कर दिया। तभी उन्हें दीपा आते हुए दिखाई देती है। ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। ये शैतान तुम्हें ये बताने आई है कि घर में आज पार्टी है और मैंने सबसे कहा कि यहाँ से बर्गर आने वाले हैं, इसीलिए सब बहुत खुश हैं। अब शाम को बर्गर के साथ तुम लोग भी पार्टी में आ जाना। लेकिन पार्टी किस खुशी में है? आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, इसीलिए मैंने सबसे कहा कि घर में आएंगे तो बस बर्गर ही आएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने मम्मी से कह दिया कि बर्गर बस 30 रुपए का है। पर तुमने ऐसा क्यों कहा? हम तो 20 में बेचते हैं ना। अरे कोई बात नहीं, इसके बाद तुम 30 का बेचने लगना, तुम्हें ही मुनाफा हो जाएगा। दोनों बहनें शाम को बहुत सारे बर्गर बनाकर दीपा के घर लेकर जाती हैं। सब लोग चटपटे बर्गर की बड़ी तारीफ करते हैं और बाद में उसके पापा उन बर्गर की पेमेंट भी करते हैं। शाबाश बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम जैसी मेहनती लड़कियां ही अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। मुझे दीपा ने बताया है कि तुम कोई दुकान ढूंढ रही हो। मेरे दोस्त की दुकान है वहीं बाजार में, मैं तुम्हें वो सस्ते किराए पर दिला दूंगा। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा अंकल। आस्था और आंचल को वो दुकान मिल जाती है और उसके बाद तो वहाँ पर सब जगह आंचल और आस्था के यहाँ का चटपटा बर्गर फेमस हो जाता है। एक दिन दोनों बहनें अपने गांव जाती हैं और अपने माता पिता को शहर ले आती हैं और फिर अपने पिताजी का अच्छे से इलाज कराती हैं। तुम दोनों बहनों ने पढ़ लिख कर अपनी बर्गर की दुकान खोली। मैं तो सोच रहा था कि तुम दोनों कहीं अच्छी जगह नौकरी करोगी। जैसी भगवान की मर्जी पिताजी, ये काम बुरा नहीं है। रोज हम यहाँ पर काम करते हैं और हमें अच्छे पैसे मिल जाते हैं। जानता हूँ, अपने काम की तो बात ही कुछ और होती है। मैं बहुत खुश हूँ, तुम लोग बहुत तरक्की करो। हाँ पिताजी।
और उसके बाद सारा परिवार वहीं पर रहने लग जाता है। चटोरों का चटपटा बर्गर दुकान बहुत चलता है। हालातों से लड़ते लड़ते आखिर आज आस्था और आंचल एक कामयाब जिंदगी जीने लगती हैं। अंजलि और संध्या दोनों आज पहली बार बाजार में पापड़ बेचने के लिए आई थीं। उनके पास तरह तरह के पापड़ थे, दाल के पापड़, चावल के पापड़, आलू के पापड़, सूजी और साबूदाने के पापड़। वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर जोर से आवाजें लगा रही थीं। तभी कुछ औरतें उनके पास आकर खड़ी हो जाती हैं और पापड़ के पैकेट देखने लगती हैं। आज से तो पहले तुम्हें कभी इस बाजार में नहीं देखा। तुम्हारे पास तो बड़ी तरह के पापड़ है, क्या भाव दे रही हो? आप कोई भी पैकेट ले लीजिए, सबका रेट 50 रुपए है। ये सुनते ही औरतों में थोड़ी सी खलबली मच गई, क्योंकि इतने सस्ते पापड़ उन्हें पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलने वाले थे। वहां पर तुरंत ही औरतों की भीड़ लग गई और देखते ही देखते अंजलि और संध्या पैसे ले लेकर सबको पापड़ देने लगी और बाजार खत्म होते होते उनकी टोकरी में कुछ ही पापड़ के पैकेट बचे थे। कसम से जो डर घर से निकलते वक्त लग रहा था, अब वो डर खत्म हो गया है। आखिर भगवान ने हमारी सुन ली और ये सारे पापड़ बिक गए। हाँ संध्या, समय तो लगा, लेकिन आज हमारा ये काम चालू हो गया है। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जाते समय पापड़ बनाने का सामान ले जाते हैं और कमलेश चाची को कुछ पैसे भी दे देते हैं। अगर वो न होती तो शायद आज हम लोग ये पापड़ भी ना बेच रहे होते। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम 2-3 बारी में थोड़े थोड़े पैसे कर कर चाची को पैसे लौटा देंगे। दोनों बहनें अपनी टोकरी उठाकर घर की तरफ सामान खरीदते हुए आ गईं। लेकिन कुछ दिनों पहले तक स्थिति दोनों बहनों की ऐसी नहीं थी। शहर में हुए दंगों में उनके माता पिता का देहांत हो गया था। किसी तरह उन लोगों ने अपनी जान बचाई थी और सब कुछ शांत होने के बाद उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई दिनों तक उन लोगों को भूखा रहना पड़ा। यहाँ तक कि मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए भी बोल दिया था। तब संध्या और अंजलि ने अपनी माँ की इकलौती अंगूठी को बेचकर घर का किराया दिया। लेकिन उसके बाद वो सोचने लगी कि उन्हें कोई काम करना चाहिए जिससे उनके पास 2 पैसे की आमदनी हो। और तभी एक दिन कमलेश चाची अचानक उनके सामने आ गईं। दिनों से तुम्हारी खैर खबर नहीं ली थी, सोचा आज तुम्हारा पता लेने के लिए आ जाऊं। इसी बहाने एक कप चाय भी पी लूंगी। चाची के ऐसा बोलते ही दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगीं। अरे मेरे बच्चों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया है। क्या कुछ हो गया है क्या? चाची, हम आपको चाय भी नहीं पिला सकती। हमने तो कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। पानी पी पी कर ही गुजारा कर रहे हैं। हे भगवान, ये तुम दोनों क्या कह रही हो? अरे पड़ोस में रहती हो, मेरे पास चली आती। तेरी माँ से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी और तुम लोगों ने मुझे पराया समझ लिया। चलो अभी के अभी दोनों उठो और मेरे साथ चलो, पहले खाना खाओ। चाची दोनों बहनों को अपने घर ले जाती हैं और उन्हें खाना बनाकर खिलाती हैं। अरे मेरी बच्चियों, इस तरह भूखा रहने की क्या जरूरत थी? मुझे तो सोचकर दुख हो रहा है, कैसे भूखे निकाले तुमने इतने दिन। मन में तो आया था कि एक बारी आपके पास आ जाएं, लेकिन फिर बड़ी शर्म आई। अरे अपनी माँ जैसी ही समझो, शर्म वरम करने की कोई जरूरत नहीं है और इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी हो गई हो, खुद कमा कर खा सकती हो। पर हमें तो ऐसा कोई काम ही नहीं आता। न सिलाई कढ़ाई आती है और न ही कोई और काम आता है। हम क्या करेंगी? जहाँ चाह वहाँ रहा। जब तक मैं बैठी हूँ ना, तुम लोगों को भूखे मरने की जरूरत नहीं है। ऐसे पापड़ बनाना सिखाऊंगी कि आज तक किसी ने खाए नहीं होंगे। पर चाची, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तुम्हारे पास चाची तो है ना, रुको मैं कुछ करती हूँ। चाची अंदर कमरे में जाती हैं, अलमारी खोलकर वहां से एक डब्बा निकालती हैं
और उसमें अपने जमा किए हुए पैसे निकालकर वो बाहर आती हैं। ये पैसे पकड़ो और जो जो मैं लिख कर दूं वो सारा सामान ले आना। कल मैं तुम लोगों को पापड़ बनाना सिखाती हूँ और फिर तुम उन पापड़ को बनाना सीखने के बाद उन्हें बाजार में बेचने जाना। और मैं सच कहती हूँ, जो एक बारी तुम्हारे पापड़ खरीद लेगा वो दोबारा तुमसे ही पापड़ खरीदेगा। मेरा बड़ा मन था कि मैं पापड़ बनाकर बेचा करूं, मगर मेरे ससुराल वालों को ये काम अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद तुम्हारे चाचा ने भी साफ साफ मना कर दिया। अब तुम दोनों को ये काम करते हुए देखकर मुझे तो बहुत तसल्ली हो जाएगी कि मैं ही पापड़ बेच रही हूँ और सारी दुनिया मेरे पापड़ की दीवानी हो रही है। ये सुनकर दोनों बहनें मुस्कुराने लगती हैं। वो तुरंत बाजार जाती हैं और चाची का लिखा हुआ सारा सामान लेकर आ जाती हैं। चाची उनको उनके घर में ही पापड़ बनाने की कला सिखाती हैं। अलग अलग तरह के पापड़ दोनों बहनें बनाकर छत पर सुखा देती हैं। और जब ये सूख जाएं, इन्हें आराम से उठाकर रख लेना और इन्हें लिफाफों में पैक कर देना। और अब ये मत कहना कि लिफाफे कहाँ से लाएं। देखो बच्चों, कुछ चीजें घर में ही करनी पड़ेंगी। हाँ, लिफाफे तो हम खुद ही बना लेंगी। चाची की मदद से दोनों बहनों ने बहुत सारे पापड़ तैयार कर लिए और उन्हें बाजार में बेचने के लिए आईं। और उन औरतों ने 50 रुपए पापड़ सुनकर पापड़ भी झटपट खरीद लिए। दोनों बहनें घर आईं और खाना बनाकर खाया और दोनों इतनी खुश थीं कि दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कल सुबह जाते हुए चाची को 200 रुपए देकर जाऊंगी। अब बाजार परसों लगेगा। कल हम लोग ढेर सारे पापड़ बना लेंगे। गर्मी भी है, जल्दी सूख भी जाएगी। हाँ अंजलि, सुबह जल्दी उठकर हम लोग पापड़ बनाएंगे। अगले दिन सुबह दोनों बहनें नहा धोकर सबसे पहले पापड़ बनाने का काम शुरू करती हैं। और जब थोड़ा सा काम खत्म हो जाता है तो दोनों बहनें चाची के पास आ जाती हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी पड़ी हुई है, पहले काम तो जमा लो। जब पैसे अच्छे कमाने लगोगी तो मेरे को आकर पैसे दे जाना। अरे मैं कहीं कोई भागी थोड़ी न जा रही हूँ। अब ये पैसे अपने पास पकड़ो और पैसे जोड़ने की सोचो और ये भी सोचो कि ज्यादा से ज्यादा पापड़ कैसे बनाएं और उन्हें कहाँ कहाँ बेचने जाएं। चाची, हम सोच रहे थे कि एक दिन हम लोग पापड़ बनाते हैं और दूसरे दिन वो सारे पापड़ तैयार कर लेते हैं, उन्हें लिफाफों में डालकर पैक कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास 5 दिन बचते हैं। अलग अलग बाजारों में पापड़ बेचने जाया करेंगे। हाँ, तुम दोनों ने बिल्कुल सही सोचा है। व्यापार करना है तो ऐसी सोच तो रखनी ही पड़ेगी। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और घर आकर अपने काम में लग जाती हैं। तैयार पापड़ों को बेचने के बाद में वो बहुत सारा सामान लाती हैं और फिर अलग अलग तरह के पापड़ बनाकर अपनी छत पर धूप में सुखा देती हैं। 2 दिन वो केवल पापड़ बनाने में ही लगी रहती हैं और उसके बाद वो अलग अलग बाजारों में जाती हैं और वहां पर पापड़ बेचती हैं। भाई, तुम्हारे हाथ के बने हुए पापड़ मेरी सास को इतने पसंद आए कि कह रही थी आज 4-5 तरह के पापड़ उठा ला। सुनकर बहुत खुशी हुई। बताओ कौन कौन से पापड़ दे दूं? एक काम करो, हर तरह के पापड़ 1-1 पैकेट दे दो मुझे। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उनसे पापड़ का रेट पूछता है। कोई भी पापड़ का पैकेट ले लो, 50 रुपए, 50 रुपए। ये आलू के पापड़ और सूजी के पापड़ दे दो, स्वाद तो अच्छा होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, और अगर अच्छे न लगे तो वापस कर जाना। ठीक है। ये कहकर वो 100 रुपए देता है और पापड़ खरीद लेता है। अंजलि और संध्या का काम अब काफी अच्छा चल पड़ा था। चाची ने उन्हें मदद के लिए 1000 रुपए दिए थे, वो भी उन्होंने चाची को वापस कर दिए। दोनों बहनें इतनी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही थीं कि धीरे धीरे उनके हाथ के बने हुए पापड़ खरीदने के लिए लोग उनका इंतजार करने लगे। वो बाजार में आकर जैसे ही पापड़ लगाती, इतनी ही देर में वहां पर भीड़ इकट्ठी होती और पापड़ लगे हाथों ही बिक जाते हैं। और ये देखकर दोनों बहनों ने सोचा क्यों न वो और अधिक मात्रा में पापड़ बनाएं। इसके लिए उन्होंने चाची से बात की और चाची ने आज पड़ोस की 2 औरतों को अंजलि और संध्या के साथ काम करने के लिए मना लिया।
उन औरतों को भी पैसों की जरूरत थी। वो राजी हो जाती हैं। अब वो सारे मिलकर पापड़ तैयार करते हैं। उसके बाद में अंजलि और संध्या उन पापड़ को बेचकर आ जाती हैं और कमाए हुए पैसों में से औरतों का जितना हिस्सा बनता है वो उन्हें पैसे दे देती हैं। और एक दिन चाची के पति को ये बात पता चल जाती है। वो संध्या और अंजलि को घर बुलाते हैं। मैंने कई लोगों से तुम्हारे हाथ के बने हुए पापड़ की बड़ी तारीफ सुनी है। तुम्हारी चाची मुझे हमेशा से कहती आ रही थी, लेकिन मैंने उसे कभी ये काम नहीं करने दिया। लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और अपनी कंपनी बनानी चाहिए, जिसका एक अच्छा सा नाम भी होना चाहिए। और ये पापड़ केवल आसपास के इलाकों में ही नहीं, दूर दराज शहरों में भी जाने चाहिए। हाँ चाचा, सपना तो हम दोनों भी यही देखती हैं और ये पूरा भी हो सकता है अगर चाची सब कुछ संभाल ले, क्योंकि वही हमारी गुरु भी है। अब बस भी करो, इतनी तारीफ क्यों कर रही हो? मैं तो कहती हूँ गांव की जितनी भी जरूरतमंद औरतें हैं उसको अपने साथ मिला लो और पापड़ बनाने का काम विस्तार के साथ शुरू कर दो। तुम्हारे चाचा कह रहे थे कि हम अपनी कंपनी बना लेते हैं और उसे रजिस्टर भी कर लेते हैं। दोनों बहनों ने चाचा और चाची के साथ मिलकर एक कंपनी खोली और बहुत सारी औरतों को वहां पर काम दे दिया। अब वो इतने भिन्न भिन्न प्रकार के पापड़ बनाते थे और उनके पापड़ का स्वाद इतना अच्छा होता था कि लोग उन्हें हाथों हाथ खरीद लेते थे। और फिर उन लोगों ने अपनी कंपनी का नाम रखा चाची के टेस्टी टेस्टी पापड़। फिर उन्होंने बड़े बड़े शहरों में जाकर कुछ लोगों से बात की और उन लोगों को अपने पापड़ दिखाए। जब उन लोगों को लगा कि इन पापड़ों को बेचने से मुनाफा हो सकता है तो उन लोगों ने भी संध्या और अंजलि के साथ हाथ मिला लिया। सच कहा था चाची, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कभी सोचा भी नहीं था कि इन 3-4 सालों में हम लोग अपनी एक कंपनी बना लेंगे और हमारे पापड़ हर जगह फेमस हो जाएंगे। मैं क्या सोच रही थी कि जब हमारी कंपनी बन ही गई है और पापड़ भी सबको पसंद आ रहे हैं तो कुछ औरतों को और अपने साथ मिला लेते हैं। इस तरह उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा और हमारा काम और तरक्की करेगा। और इस तरह अंजलि और संध्या ने सूझबूझ और मेहनत के साथ बहुत सारी औरतों को रोजगार देते हुए अपने पापड़ बनाने वाले व्यापार को बहुत ऊंचाइयों तक ले आईं।